Welcome students in this video lecture of estimation and costing. आज हम चैप्टर 1 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग को देखने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे और इसके साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो आई वेलकम यू अगेन in this course. I hope you will enjoy this course and score well in the examination. तो अभी तो मैं फ़िलहाल ये जो हमारा नोट्स है उसी को कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. बट इन द मीन टाइम इफ थिंग्स आर बिट न्यूमेरिकल देन वी विल कम टू आवर ट्रेडिशनल क्लासिक मेथड दैट इज़ ब्लैक बोर्ड एंड चॉक साइमल्टेनियसली. सो डेफिनेशन देखते हैं क्या है फॉर कॉस्टिंग की. For easy and accurate calculation, the total cost of a product manufactured can be divided into the main elements, material, labor and expenses. किसकी? Elements of costing की. तो सबसे पहले हमको देखना है what is costing. और ये जो elements of costing की definition जो यहाँ दी है, this is little bit different. So what we have to understand today, what is costing. अब हमारे पास दो शब्द हैं. पहला estimation और दूसरा कॉस्टिंग. एस्टिमेशन का हिंदी अनुवाद होता है अनुमान और कॉस्टिंग का होता है लागत. तो ये अनुमान और लागत जो होती है ये पूरा सब्जेक्ट इसी पर निर्धारित रहता है. ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग यानी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो रहता है ये सभी ब्रांच के विद्यार्थी पढ़ते हैं अपने अपने पर्टिकुलर ब्रांच में. सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो वो 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, हम इसे 6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं. लेकिन हमारा जो बेस है वो कम्प्लीटली बेस्ड मशीनिंग कैलकुलेशंस पर ही रहता है. द शॉप्स विच वी हैव स्टडीड अर्लियर इन डेप्थ डिटेल. तो हम उसी से रिलेटेड जो कॉस्टिंग और एस्टिमेशन रहता है उस पर अपना ध्यान हमेशा केंद्रित रखते हैं. तो कॉस्टिंग कब करते हैं, लागत कब निकलती है और क्या बोलते हैं अनुमान हम कब लगा सकते हैं, इस दोनों को इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. सपोज़ मुझे एक पेन बनाना है. जैसे मैंने आपको बताया अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं पेन गूगल में टाइप करता हूँ और इमेज को सिलेक्ट करता हूँ. सो आई फाउंड हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स ऑफ पेन जिसकी कॉस्ट 1700, 155, 145, 258 और 89, 28,300 का भी हमारे पास पेन है, 29,000 का भी है एंड सो ऑन. तो ये पेन हम बनाते हैं. तो बनाने की बाद ये जो हम अभी देख रहे हैं दिस थिंग कॉस्ट, इंग्लिश में कॉस्टिंग, कॉस्ट. तो ये हमारी जो लागत है ये जब हम निर्धारित करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉस्टिंग. ध्यान देंगे जब हम इस पेन की लागत देख रहे हैं तो ये इस पेन की लागत हमको जब हम इसको बनाकर बेच रहे हैं देन इट्स कॉस्टिंग अस 155 रुपये. लेकिन यदि यही पेन जब मैं फिर से बना रहा हूँ और इसके जो अंदर मटेरियल लगा हुआ है या इसकी जो क्वालिटीज़ हैं यदि उनको मैं देखता हूँ तो आई फाउंड इट एज 28,300 है ना, ये 29,600. तो इस तरीके से इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है. हो सकता है ये पेन और इस पेन के रिफ़िल में या उसके ब्रांड में बहुत डिफरेंस हो. एक आम आदमी प्रयोग करता है तो वो शायद 155 रुपये का 30 है, 30 पेन है, पैक ऑफ 30 155 रुपये का आप कॉस्टिंग लगा सकते हैं एक पेन की कीमत. और यदि ये मैं इसको यहाँ पर लूँ तो ये तकरीबन देखिए 489 का भी मेरे को पेन अवेलेबल है मार्केट में. और यदि मुझे इससे ऊंचा ख़रीदना है तो 28,300 रुपये का भी. तो कॉस्ट से रिलेटेड जब हम बात करते हैं कि किसी प्रोडक्ट की, ये क्या है, पेन क्या है, एक प्रोडक्ट है. इस प्रोडक्ट की यदि हम कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए यदि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को, अभी प्रोडक्ट क्या है, पेन है, तो उस पेन की यदि हम कॉस्टिंग को निर्धारण का जब कॉस्ट को, लागत का जब निर्धारण करते हैं तो हम उसे कॉस्टिंग कहते हैं. कीमत का जब हम उसकी कीमत को जब हम निर्धारण करते हैं तो हम उसे कॉस्टिंग कहते हैं. लेकिन
एस्टिमेशन क्या है, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा मैं। सपोज़ मैं एक मैकेनिकल पार्ट करता हूँ, से पिस्टन। मैं टाइप करता हूँ पिस्टन, ओके। तो अब ये देखिए पिस्टन आ गया। अब क्योंकि हम मैकेनिकल काम कर रहे हैं, ये पेन भी हमारा मैकेनिकल मशीनों में नहीं बनता है, तो मेरा एग्जांपल सही है। लेकिन मोर प्रिसाइज यानी कि जब हम मोर प्रिसाइज मतलब जब हम बिल्कुल निर्धारण कर रहे हैं मैकेनिकल चीज़ों के बारे में बात करने का, जो हम डे टू डे अपने ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, जैसे पिस्टन। तो ये पिस्टन का जब हम लागत को जब मैं निर्धारण करता हूँ, उसमें कितनी कॉस्ट लगी हो, तो हम उसे कॉस्टिंग कहते हैं। और एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन ये है कि जब अनुमान क्या है? अनुमान ये है कि जब हमने ये पिस्टन बनाया ही नहीं है, अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, ये सिर्फ ऑन पेपर जब हम इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, इसका अनुमान कर रहे हैं, तो उस समय हम इसे एस्टिमेशन कहते हैं। और जब ये प्रोडक्ट बनकर जब तैयार हो जाता है और जब सेल करने के लिए जाते हैं, तो जब हम जिस पर्टिकुलर नेम का जब हम निर्धारण करते हैं, तो उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बोथ आर डिफरेंट। और हम अभी जो हमारे पहले चैप्टर में है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों मिक्सचर हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। दोनों कई जगह कई चीज़ों का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसका भी आप निर्धारण करेंगे और इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? दिस इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग। तो ये जब हमको जब लागत किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु तो नहीं कह सकते क्योंकि वस्तु हम बना रहे हैं, लेकिन हम उसे जब मैकेनिकली बात करते हैं तो हम उसे सबसे अच्छा नाम, जो सही नाम हम प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट। दैट इज़ प्रोडक्ट और व्हाट? प्रोडक्ट या जॉब। तो जब हम उस जॉब को फिनिशिंग, जब हम सपोज़ एक कई मशीनों में हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट जब उस मशीन पर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर मशीन का जॉब। तो जब कई जॉबों के बाद जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसे प्रोडक्ट कहने स्टार्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करते हैं। तो जब हम उसकी कीमत का निर्धारण कर रहे हैं कि वो कितनी होनी चाहिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कॉल इट्स एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग। तो ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग की डेफिनेशन देखते हैं। फॉर ईजी एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू द मेन एलिमेंट्स। तो किसी भी कॉस्ट को निर्धारित, किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट की कीमत निर्धारण करने के लिए जब हम उसके कैलकुलेशंस करते हैं, तो कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो हम उसे तीन मुख्य भागों में उस एलिमेंट्स को बांटते हैं। एलिमेंट्स मतलब तत्व, है ना। तो कॉस्टिंग के तत्व, कॉस्ट के तत्व ये क्या रहते हैं? मुख्यतः मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो बिल्कुल सिंपल है। हम इसे ट्रिपल MB प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, उस समय भी हम इसे तीन भागों में डिवाइड करते हैं, मैन, मशीन एंड मटेरियल। तो आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा मैन, मशीन एंड मटेरियल। बट हियर एट द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्टिंग, हम इसे इन तीन तरीके से करते हैं। पहला मटेरियल, दूसरा मैन की जगह आप लेबर, और एक्सपेंसेस यानी मनी की जगह आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस। तो ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। मैन, मशीन एंड मटेरियल हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, मैन, मशीन एंड मटेरियल, लेकिन अब हम इसको चेंज कर रहे हैं एंड वी एज पर द सब्जेक्ट वी कॉल इट एज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो मटेरियल क्या है? मटेरियल कई तरीके का होता है। इसे फर्दर क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं और टाइप्स देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। बहुत ईजी है। मटेरियल को यदि हम देखेंगे तो ये दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को भी हम इसी तरीके से जस्टिफाइड करते हैं, पहला डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस को भी इसी तरीके से करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आप देख सकते हैं।
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो हमें खर्चा सीधा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो, और जो इनडायरेक्ट जो अदर सोर्सेस को लेकर जब हम कॉस्ट का अनुमान या उसका कैलकुलेशन करते हैं, अनुमान तो नहीं कैलकुलेशन करते हैं, तो हम उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। इसको और ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक यहाँ से आपको याद हो गया होगा, मटेरियल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यहाँ पर अभी चार्जेबल और नॉन चार्जेबल इसको हम ज़्यादा डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप और भी पाँच टाइप्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तीसरा सेलिंग एक्सपेंसेस, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हम 4 भागों में इसे भी विभाजित कर सकते हैं। और इन चारों भागों को विभाजित करने का तात्पर्य ये है कि हम पर्टिकुलर जब एक्सपेंसेस को सही तरीके से समझ जाएंगे इस यूनिट के पश्चात, तो आप समझेंगे कि व्हाट आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब मिलकर एक सही तरीके से वस्तु या प्रोडक्ट की लागत को दर्शाते हैं। तो ये सारे जितने हैं यहाँ पर, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, ये सबका कैलकुलेशन जब हम पूरा करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट की कीमत, जैसा अभी हमने नेट पर देखा, उस सपोज इस पिस्टन की जो कॉस्ट है, उस पिस्टन की कॉस्ट को हम निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? जब हम इस पिस्टन को बनाने के लिए इसके मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, वो भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और चार्जेबल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब का जब हम मूल्य निर्धारण करते समय जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें सही तरीके से हमारा जो वस्तु की लागत है उसका निर्धारण हम कर सकते हैं। सो एक के बाद एक हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह उस पदार्थ की लागत होती है जो विभिन्न फैक्ट्री शॉपों में विभिन्न चरणों, वेरियस स्टेप से प्राप्त होता हुआ मुख्य उत्पाद या उससे अवयव के अंतिम उपयोगी आकार को निर्मित करता है। इसमें उत्पादी पदार्थ लागत भी कहते हैं। तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, यदि हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिव कॉस्ट या अनप्रोडक्टिव कॉस्ट। लेकिन इसका एग्जैक्ट हम इसलिए नहीं निकालते क्योंकि इतने जो डिफरेंट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस होते हैं, इनको सही तरीके से निकालना और जस्टिफाइड करना ये काफ़ी मुश्किल होता है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि परीक्षा में ये जो प्रश्न है इसको विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है। कभी बोलते हैं कि एक्सप्लेन करिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इस तरीके से 2-2 नंबर के प्रश्न भी पूछते हैं। तो आप आज इस वीडियो लेक्चर के अंत में हमारा ये है टारगेट कि आप इसे बहुत अच्छे से समझा सकें और इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसको एक बार समझ गए तो बहुत आसानी से इसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट आप बहुत आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए हम यदि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लिखें तो उसमें क्या है कि ये वह उस पदार्थ, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्टिव बिल्कुल प्रोडक्शन, इसके बिना प्रोडक्शन होगा ही नहीं। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट का जब हम फैक्ट्री के अंदर जब हम उसे बनाते हैं तो वी कॉल्ड इट एज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कि यह उस पदार्थ की लागत होती है जो विभिन्न फैक्ट्री शॉपों में विभिन्न चरणों से प्राप्त हुआ मुख्य उत्पाद या उसके अवयव अंग के अंतिम उपयोगी आकार को निर्मित करता है। पदार्थ की लागत क्या होती है? जो विभिन्न शॉपों में हम बनाते हैं और मुख्य जब प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें लगने वाले डिफरेंट पार्ट्स। जब ये पिस्टन का तो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस डायग्राम में देखें, लेकिन क्या पिस्टन बनाने से हमारा इंजन यदि हम सेल कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो पिस्टन के साथ साथ उसकी केसिंग, पिस्टन रिंग, ऊपर के नोजल्स, उसके बाद डिफरेंट आइटम्स, जो इनको जब सब हम असेंबल करेंगे
सो वी विल गेट द कंप्लीट इंजन। तो जब हम इसको निर्धारण करेंगे तभी हमें पूरा सही तरीके से प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट के सब्जेक्ट का निर्धारण करते हैं। आइए और देखते हैं अब डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब हमने प्रत्यक्ष लागत देखी, क्योंकि हमने यदि किसी इंजन का कैलकुलेशन किया तो उसमें जितने पदार्थ बनने वाले उन सारे पदार्थों को का प्रोडक्शन कॉस्ट हमने निकाली, उसमें लगने वाले विभिन्न खर्चों जिससे कि वो प्रभावित होता है। जैसे पिस्टन की बात की हमने, तो पिस्टन को सिर्फ पिस्टन की बात नहीं करनी, हमको पिस्टन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो कहाँ से आया, कॉस्टिंग कितनी हुई, यदि हमने कास्टिंग की है तो पिस्टन कास्ट हुआ, कास्ट होने के बाद हमने उसको फिनिशिंग की, ऐसी सारी कॉस्ट जो डायरेक्टली उस पिस्टन को सही मूर्त रूप आकार देती है, उस कॉस्ट को जब हम निर्धारित कर रहे हैं तो वी कॉल्ड इट एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है अप्रत्यक्ष लागत। यह ऐसे पदार्थों का योग होती है जो विभिन्न शॉपों में प्रत्यक्ष पदार्थ को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए आवश्यक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि कैसे मटेरियल कॉस्ट लेंगे? अब वो जो डायरेक्ट आप नहीं कर रहे हैं, जैसे मशीन में लगने वाला ल्यूब्रिकेशन, मशीन में लगने वाला ग्रीस, मशीन में लगने वाला कॉटन वेस्ट, मशीन में लगने वाला ऑयल, इस तरीके के जो विभिन्न आइटम रहते हैं जो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में नहीं रहते हैं। जैसे पदार्थ जो है, मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, तो सपोज हम एक कास्ट स्टील का प्रयोग करते हुए हम एक कास्ट स्टील का प्रयोग करते हुए हम एक पिस्टन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उसमें लगने वाली मशीनों में जो हम लुब्रिकेशन का प्रयोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो जब हम उसका एग्जांपल लेंगे तो उस एग्जांपल से हम इनडायरेक्ट उस मशीन में लगने वाले ऑयल लुब्रिकेशन एक्सेट्रा को हम इसमें किस में लेंगे? हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में लेंगे। अब हम देखते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। व्हाट इज़ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? देखिए, ऐसे श्रमिक जो मशीन की मदद से या हाथ के द्वारा कार्य को पूर्ण करते हैं, अर्थात किसी कार्य को पूर्ण करने में उनकी प्रत्यक्ष डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जो मशीन में जो लेबर वहाँ काम कर रहा है, यदि उस मशीन को चला रहा है, मटेरियल के से रिलेटेड काम कर रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट लेबर या प्रत्यक्ष श्रमिक कहते हैं। उनका वेतन या श्रम भुगतान डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की श्रेणी में आता है। यानी कि यदि इस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम सही तरीके से चिन्हित नहीं कर पाए तो हमारा प्रोडक्ट कभी भी बनेगा ही नहीं, ये हमें ध्यान में रखना है। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें ये बताती है कि हमको जो लेबर हमारे मशीन के ऊपर काम कर रहा है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसको बनाने में, इस डायरेक्ट मटेरियल को बनाने में, जो लेबर हमारा प्लांट में काम कर रहा है, उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। या ये वर्ड ज़रूर याद रखिए, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, और उसके अनुसार हम उसको जब भुगतान करते हैं तो वो डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में आता है। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे रहती है? जो श्रमिक उत्पादी श्रमिकों की उनके कार्यों में मदद करते हैं, अप्रत्यक्ष श्रमिक या इनडायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। यानी कि सपोज एक मशीन है, उस मशीन में काम करने वाला व्यक्ति वहाँ खड़ा है और उसके कोई दूसरा श्रमिक उसकी मदद कर रहा है, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व मशीन पर काम नहीं कर रहा है। स्किल जो है वो इस डायरेक्ट लेबर के पास ही है। डायरेक्ट लेबर के पास ही है। इनडायरेक्ट लेबर के पास स्किल नहीं है, लेकिन वो मदद कर रहा है स्किल लेबर को, तो जो ऐसी मदद है वो हम उसे इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। आप इस ढंग से भी सोच सकते हैं कि हमारे यदि प्लांट के अंदर, हमारा प्लांट में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट सब मशीनों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो गार्डन मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो ट्यूबलाइट सुधार रहे हैं, ये सब इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। इनका भी योगदान है, बट ये डायरेक्ट लेबर में नहीं है, ये प्रोडक्ट को बनाते नहीं है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लेबर लगती है उसे हम डायरेक्ट लेबर, और जो इसके अंत में जो लगता है उसे इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज से फॉर एग्जांपल हम इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया किसी प्लांट का। अब हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, हम यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं और आप इंस्टीट्यूट के सभी व्यक्तियों को जानते हैं,
ऑलमोस्ट। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो डायरेक्ट, हु इज़ द डायरेक्ट लेबर इन दिस इंस्टीट्यूट? ऑल द फैकल्टीज एंड स्टाफ मेंबर्स आर द डायरेक्ट लेबर who are helping out the students for who are helping out the students in their particular curriculum or syllabus to finish। तो उन सब को हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, डायरेक्ट लेबर में डालेंगे। कॉस्ट तो ही एसोसिएट, सपोज मेरी सैलरी है और मेरी जो डेजिग्नेशन है वो किस में आएगी? डायरेक्ट लेबर में आएगी। नो व्हाट इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर हमारा जो हॉस्टल है, बॉयज़ हो या गर्ल्स, उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं और यदि उनका पेमेंट इंस्टीट्यूट से हो रहा है तो दे कॉल इट एज इनडायरेक्ट लेबर। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे इंस्टीट्यूट में बैठते हैं तो वो किस में आएंगे? इनडायरेक्ट लेबर। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या, मैं अपनी जब मैं हम लेक्चर दे रहे हैं या स्टाफ मेंबर्स आपको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो क्या उनके सिर्फ होने से इंस्टीट्यूट चल जाएगा? नहीं, हमें उतनी ही आवश्यकता इनडायरेक्ट लेबर की है। यदि हमारी इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है तो हाउ द इंस्टीट्यूट विल बी सिक्योर्ड? सो दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू एड्रेस इन द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो हमारे मेस है, उस मेस में काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनको इंस्टीट्यूट पेमेंट कर रहा है, तो इफ़ दे आर नॉट एसोसिएटेड विद इट, तो ये कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। हम थोड़ी करेंगे, हम डायरेक्ट लेबर हैं तो हम पढ़ाएंगे भी और खाना बनाएंगे। आर अ पर्सन इज़ हैविंग ऑल द एक्सपर्टाइज एवरी टाइम? नो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डायरेक्ट लेबर होने से आपका प्लांट चलेगा, बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री। तो हम उस फैक्ट्री या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें दोनों का महत्व होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्टिंग हम इसे अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मोर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द लेटर वीडियो। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं? ये ऐसे खर्च होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के जॉब के लिए सीधे ही चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि ये खर्च उसी विशेष जॉब के लिए किए जाते हैं। अब हम सपोज चूँकि हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, हियर मनी मैटर्स, तो हम सिर्फ इसी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करना है। तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उन खर्चों के बिना उस प्रोडक्ट को बनाने की कंप्लीशन की हो ही नहीं सकती। से फॉर एग्जांपल, यदि हम एक पिस्टन बना रहे हैं और उसमें हमें सैंड ब्लास्टिंग करनी है एंड वी इन आवर प्लांट वेयर वी आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स और प्रोडक्ट, तो हमारे पास वो व्यवस्था ही नहीं है एंड वी आर सेंडिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट टू अनदर प्लांट कि आप उसको सैंड ब्लास्टिंग करके हमें रिटर्न करिए। ऐसा कई प्लांट्स में होता है। तो जब ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा पिस्टन सैंड ब्लास्टिंग के लिए किसी दूसरे प्लांट में जाता है, तो वो चूँकि प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंसेस है, सो वी कॉल्ड इट एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट क्या है? यदि हम इनडायरेक्ट जो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर एक ध्यान देंगे वर्ड और है, ओवरहेड चार्जेस। मतलब ऐसे चार्जेस जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन ओवरहेड चार्जेस हैं, ऑन का इसका एक दूसरा वर्ड है ऑन कॉस्ट है या बर्डन है, बोझ है, या को हम इनडायरेक्ट चार्जेस या एक्सपेंसेस कहते हैं। यानी कि प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ओवरहेड चार्जेस की श्रेणी में आता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न तो हमारा मटेरियल, न हमारा लेबर, न हमारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इनके बिना, इन सब के सहयोग के बिना किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। एट लास्ट हमें इनडायरेक्ट को भी डायरेक्ट कॉस्ट में जोड़ना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग या उसकी कीमत निकालने के लिए। ठीक इसी तरीके से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, यदि आप इन तीनों कैटेगरी में देखें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, या डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर, यदि हम इन सब का विश्लेषण करें तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दीज आर ऑलवेज हायर साइड। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इनडायरेक्ट होने के बावजूद, यानी कि प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन के बावजूद
इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को के बिना हो ही नहीं सकता, और हर प्लांट अपने जो प्रॉफिट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ ही कर सकता है, एंड इट इज़ कॉल्ड। तो ये बर्डन जो है ये हर प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, और इन चूँकि वो एप्लीकेबल भी होता है। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको हर एग्जांपल बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज NMDC इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एज वी ऑल नो। तो NMDC का काम क्या है? NMDC का काम है कि जो उनका जो प्रोडक्ट है, दैट इज़ आयरन ओर, they have to excavate, they have to refine it the product and sell to the customer. This is very simple. उनको खुद माइनिंग करना है, माइनिंग करने के बाद उसको रिक्वायर्ड साइज में तोड़ना है क्रशिंग प्लांट के द्वारा, और क्रशिंग छनन यानी कि वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग के द्वारा उसे निकालना है, एंड देन दे विल सेंड द प्रोडक्ट टू सेंड एंड सेल द प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर. इट्स वेरी इजी. अब NMDC इस क्षेत्र के विकास के लिए सपोज हॉस्पिटल खोल रहा है, या हॉस्पिटल खोलने के साथ साथ हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज भी चला रहा है, और इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित भी कर रहा है. तो ये सब जब हम इसको NMDC के कार्यों को देखते हैं तो ये किस श्रेणी में आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. तो हमें, और ये उनके लिए क्या है? उनके लिए हम ओवरहेड चार्जेस हैं. यदि इंस्टीट्यूट NMDC DAV पॉलिटेक्निक को यदि हम देखें एंड वी कंपेयर द चार्जेस दे आर पेइंग फॉर टू रन दिस इंस्टीट्यूट, तो दे केम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ NMDC. लेकिन यदि NMDC ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं करेगा तो इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, बच्चे शिक्षित यहाँ के नहीं होंगे. तो सो देयर आर एवरीथिंग इज अटैच विद ईच अदर. यदि यहाँ नहीं करती तो शायद 10 सालों में कई बच्चे जो यहाँ से पास आउट होके किसी दूसरे क्षेत्र में अपना भविष्य संवार रहे हैं, करियर उनका बन गया है, वो नहीं हो पाता. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड, है ना, विथ द प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये ओवरहेड श्रेणी में आते हैं, या ओवरहेड या ऑन कॉस्ट या सिंपली बर्डन. लेकिन बर्डन वर्ड को हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसे जो पर्टिकुलर वर्ड है इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए वो दो ही है, या तो ओवरहेड या ऑन कास्ट. ये दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इसको इन्हीं 6 मुख्य क्लासिफिकेशन को जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग को बनाते हैं, इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोडक्ट की फाइनल लिस्टिंग को हम करते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जो इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो नेक्स्ट फेजेस हैं, दैट इज़ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इनको देखने की कोशिश करेंगे. और आप भी अब कॉस्टिंग जब भी देखें, ये आपके लिए असाइनमेंट है, या आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप भी देख सकते हैं कि आपके घर में किस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, या डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को, एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और आप भी अपने घर के जो होने वाले खर्चे हैं उनको भी आप इस तरीके से कैटेगराइज प्रॉपरली कर सकते हैं. यू विल अंडरस्टैंड वेल कि क्या खर्चे हमारे घर में अननेसेसरी हो रहे हैं, हाउ वी कैन स्टॉप इट एंड सेव दैट मनी काइंड ऑफ. So here students, I will end this lecture. In the next lecture we will talk little bit more regarding the indirect expenses, because अभी तक हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सभी श्रेणियों को देख लिया. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और डिटेल में देखेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन. थैंक यू वेरी मच.